हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 27 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दीज सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो 4 सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उनके अंदर क्या उनका इंपॉर्टेंस है, उसके मुताबिक हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट इज पद्मश्री, सेकंड इज पद्म विभूषण, थर्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ इज भारत रत्न। So the correct order is D 4 2 3 1। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उसे कहते हैं भारत रत्न। फिर उसके बाद 3 पद्मा अवार्ड्स है, उसके अंदर सबसे पहले आएगा पद्म विभूषण, फिर उसके बाद है पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 4 2 3 1। आंसर इज डी। सो अभी रिसेंटली 25 जनवरी के दिन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पद्मा अवार्ड्स डिक्लेयर किए थे, जिसके अंदर एसपी बाला सुब्रमण्यम और जापान के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनको भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली सीन इन कंट्रोवर्सी over guidelines to take legal action being taken against user of social media for offensive post targeting the government। मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो रिसेंटली इस वजह से कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि वहां पे ये गाइडलाइंस जारी कर दी है कि सोशल मीडिया यूजर्स अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऑफेंसिव पोस्ट डालेंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज मध्य प्रदेश, third is Karnataka and fourth is Bihar। So the correct answer is Bihar। बिहार पुलिस ने रिसेंटली ये गाइडलाइंस जारी की थी कि हम जो भी ऐसे यूजर है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई टाइप की ऑफेंसिव पोस्ट पब्लिश करते हैं, अब उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया था कि ऑफेंसिव पोस्ट क्या है, तो उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, इस पर्टिकुलर मूव को क्रिटिसाइज किया गया है। कौन से एस्पेक्ट यहाँ पे रिलेटेड है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी यहाँ पे दिए गए। तो इस वजह से ये अभी बिहार पुलिस को लेके डिबेट चल रही है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन एमिशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब कि ये 4 कंट्री जो है उनके कार्बन एमिशन के मुताबिक जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है उसको फर्स्ट रैंक पे रखना है, और उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी सेट करना। फर्स्ट इज यूएस, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ इज रशिया। सो द करेक्ट आंसर इज बी 2 1 3 4। सबसे पहले रैंक पे आता है चाइना, विच इज अबाउट 28% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। जितना भी टोटल ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें से 28% हिस्सा चाइना का है। सेकेंड रैंक पे है यूएस, अकाउंट्स फॉर अबाउट 15%। Third is India, accounts for about 7%, and the fourth is Russia, accounts for about 5%. So the correct order will be 2 1 3 4। तो 2017 में यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट में से हम विड्रॉ हो जाएंगे, हम उससे बाहर निकलते हैं, और वो ऑर्डर जो है वो नवंबर 2020 में एनफोर्स होना था। लेकिन फिर वहां पे इलेक्शन भी हुए और नए प्रेसिडेंट जो है वो भी चुन के आए हैं, तो उनका ये डिसीजन है कि हम फिर से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या ये पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करना इनफ है या नहीं, उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर पे आर्टिकल दिया गया, जो कि यूएस की सिचुएशन क्या है, क्या कार्बन एमिशन का ट्रेंड रहा है, उसके बारे में सब चीजें बताई गई। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। हम दूसरा क्वेश्चन एक देखेंगे, जनरल क्वेश्चन पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Paris Agreement? First, it is a multilateral agreement within UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. Second, the main objective of this agreement is to limit the global temperature rise below 1.5 degrees Celsius. Third, the nationally determined contributions under this agreement are not binding in nature. So the correct answer is C 1 and 3. Second is incorrect.
ये पेरिस एग्रीमेंट जो है इट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, उन सभी मेंबर्स ने इसको साइन किया। अराउंड 192 या 193 मेंबर्स है। मेन ऑब्जेक्टिव उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस का नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव इज सेट एट 2 डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। राइट, सो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन वहां पे ये भी लिखा है कि आफ्टर अचीविंग दिस टारगेट कंट्रीज विल हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो ग्लोबल गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए सभी मेंबर्स कंट्री को क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसे कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। सो इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज सी 1 and 3। Fifth question, which of the following statement best describes Keynesian economics? First, it is a theory of total spending in the economy and its effects on output, employment and inflation. Second, it talks about poverty alleviation. Third, it is a study of relation between inflation and unemployment. And fourth, none of the above. So the correct answer is A, इट इज अ थियरी ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा टोटल कितना स्पेंडिंग होता है और उसकी वजह से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आती है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आती है और इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आती है। तो इस थियरी को कहते हैं केनेशियन थियरी। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन केन्स, उनके द्वारा दी गई थी ये थियरी, जो कि 1930 के टाइम पे उन्होंने ये थियरी दी थी। उस टाइम पे पर्टिकुलरली यूएस एंड यूरोप के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी, तो उसके अंदर से बाहर कैसे आए उसके लिए उन्होंने 1930 में ये थियरी दी थी। सो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट बजटिंग, तो वहां पे ये लिखा है कि केनेशियन इकोनॉमिक्स जो है इट प्रिपेयर्स अ गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग दी बजट, कि बजट किस तरीके से बनाया जाए उसके बारे में अगर गाइडलाइंस चाहिए तो वो आपको केनेशियन इकोनॉमिक्स में से मिल सकता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये ग्रेट डिप्रेशन की बात की गई है और यहाँ पे एक और इकोनॉमिस्ट जो है पॉल क्रुगमैन, उनके द्वारा क्या कहा गया है, कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं बजट के लिए, वो भी यहाँ पे दिए गए। स्पेशली जिनका इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज अबाउट 3% ऑफ जीडीपी। Second, National Infrastructure Pipeline aims to invest rupees 111 lakh crore by 2022. So the correct answer is D, neither 1 nor 2. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग की अभी अगर हम बात करें तो ये 3% नहीं है, 3% काफी ज्यादा होगा। इट इज अबाउट 1.5%। गवर्नमेंट एम्स की ये पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसको 3% किया जाए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है दे आर नॉट इनफ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें जिसके अंदर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट जो है इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है, लेकिन बाय द ईयर 2025 नॉट 2022। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो ये दोनों फिगर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे इस पैराग्राफ के अंदर कि क्या इंडिया का अभी सिनारियो क्या है, कि इंडिया का जीडीपी किस तरीके से इन दोनों इश्यूज के लिए स्पेंड करता है, और यहाँ पे रेकमेंडेशंस दी गई है कि किस तरीके से बजट फॉर्मुलेट करना चाहिए अलग अलग कमिटीज के रेकमेंडेशन के बेसिस पे। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन देखेंगे बजट के बारे में। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द टर्म बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, revenue receipts generate liability or decrease the financial assets of the government. Third, income amassed by the government through taxes and non-tax sources are known as revenue receipts. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C 1 and 3, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो ये करेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि बजट,
वहां पे वर्ड यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। रेवेन्यू रिसीट से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट जो है वो डिक्रीज नहीं होती। अब रेवेन्यू रिसीट क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स इंपोज करती है और वहां से गवर्नमेंट को कोई इनकम होती है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं होगी। उल्टा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो कम हो या फिर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एसेट जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहां पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो रेवेन्यू रिसीट का नहीं है, वो कैपिटल रिसीट का है। कैपिटल रिसीट मतलब आपने कहीं और जगह से फंड्स बोरो किए, तो अगर आपकी बोरोइंग ज्यादा है तो लायबिलिटी भी जनरेट होगी और आपकी फाइनेंशियल एसेट जो है वो रिड्यूस भी होगी। तो अगर यहाँ पे कैपिटल वर्ड होता तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता। सो द आंसर इज सी 1 and 3। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो बजट के बारे में है, तो ये जनरल चीजें बजट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी सून गोइंग टू डिक्लेयर द बजट। 8th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about state election commission? First, the powers given to state election commission are mentioned in the constitution. Second, state election commission enjoys the same status as election commission of India. And third, state governments are mandated to abide by the orders of state election commission during the conduct of panchayat and municipal elections. So the correct answer is D 1, 2 and 3। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या पावर्स दिए जाएंगे, वो उनका मैंडेट क्या होगा, क्या टास्क होगा उनका, ये सब चीजें आर्टिकल 243 में लिखी गई है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 324 है, उसी तरीके से सेम स्टेटस दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को एज पर आर्टिकल 243। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। ये किशन सिंह तोमर वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शन, तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। दे हैव टू abide by the orders of state election commission. So the answer is D 1, 2 and 3। तो अभी आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी न्यूज में है। ये मामला जो हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया है कि वहां के जो पंचायती पोल्स है उसको डिले किया जाए। तो वहां पे फर्स्ट फेज जो है उसको रीशेड्यूल किया गया है। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट हैज रिसेंटली गेव इंडस्ट्री स्टेटस टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड, दैट इज एम सैंड। सेकंड, इट हैज रिसेंटली ओपन्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। एंड थर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड इलीगल माइनिंग ऑफ रिवर बेड सैंड इन दिस स्टेट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। एंड द करेक्ट इज बी, राजस्थान। ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और ये आपको ऑलमोस्ट आज के न्यूज़पेपर में ये दो आर्टिकल है वहां से मिल जाए। सबसे पहला तो ये आर्टिकल है कि स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च इन राजस्थान, तो यहां से आपको सेकंड स्टेटमेंट का आंसर मिल जाता है। फिर ये जो इश्यू है उसके बारे में ये दूसरा आर्टिकल भी दिया गया है, इसी आर्टिकल के बाजू में ये था आर्टिकल जहां पे गवर्नमेंट ने एम सैंड जो है उसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई है और उनको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राजस्थान के अंदर रिवर बेड सैंड जो है उसकी इलीगल माइनिंग को बैन किया था। तो फिर वहां पे जो रिवर बेड सैंड है उसे कहते हैं बाजरी लोकल लैंग्वेज, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि एम सैंड जो है उसको कोई इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिला था। इस वजह से प्रोडक्शन लेवल जो है वो काफी कम था।
तो वहां पे राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, इसकी वजह से वहां पे अब डेवलपमेंटल मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे एंड वेरी सून द माइनिंग विल बी डन। Last question. Which of the following are the benefits of raising taxes on older vehicles? First is reducing air pollution, second fuel efficiency, and third improvement in safety standards. So the correct answer is D 1, 2 and 3. ये तीनों benefits है for the taxes on older vehicles. Recently road transport and highways ministry जो है उन्होंने इस टैक्स को सजेस्ट किया था जिसका नाम है ग्रीन टैक्स। अब ग्रीन टैक्स के बेनिफिट क्या होंगे? तो जो पुराने व्हीकल है वो वहां पे एमिशन ज्यादा होता है, तो अगर उन पे टैक्स लगाएंगे तो पीपल विल गेट डिमोटिवेटेड, तो वहां से एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। प्लस पुराने व्हीकल्स जो है वो फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी अगर वहां पे टैक्स जो है वो ज्यादा लगाएंगे। और पुराने व्हीकल्स जो है वहां पे सेफ्टी हैजार्ड्स भी ज्यादा है, तो टैक्स लगाएंगे तो अगर उसका यूज कम होगा then it will lead to improvement in safety standards. So the answer is D 1, 2 and 3. So ये आर्टिकल उसी गवर्नमेंट के सजेशन के बारे में है, ये आपको आज के न्यूज़पेपर में मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये ग्रीन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया है फॉर ओल्डर व्हीकल्स। तो उसके क्या प्रिंसिपल्स है, कौन से बेसिस पे ये टैक्स लगाया जाएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको PIB के अंदर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।